हम लोगों ने तीन फंक्शन किया था ना। क्या क्या फंक्शन हम लोग किए डिस्कशन? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस सर। रेटिकुलम, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो माइक्रो बॉडीज। बॉडी, वेरी गुड, उसके बाद रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस सर। ठीक है, अरे सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद कभी कभी ये डेस्मोटिब्यूल या हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स in the formation of प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या था? सब हम लोग वो छेद पढ़े थे, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये एक पैसेज या एक चैनल का काम करता है ना? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ एक बात और, कॉमन फंक्शन अभी अभी ये बता रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स इन द detoxification it helps in the detoxification in the liver cells। लिवर सेल्स, हम लोगों के बॉडी में लीवर है। यस सर। और जब हम लोग किसी भी तरह के ड्रग्स को या किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स को, फॉर एग्जांपल इसके बाद आपका जैसे अल्कोहल, ठीक है, तो मान लीजिए अगर अल्कोहल या ड्रग्स जब ये हमारे बॉडी में आता है तो ये हमारे बॉडी को टॉक्सिक बना सकता है। ये टॉक्सिक होता है, ये हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है जब लीवर में आता है तो लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? तो जितना भी टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ सर? वो टॉक्सिक को अगर वो हटा देना। टॉक्सिक है उसको हटा देना, उसके इंटेंसिटी को घटा दिया जाता है, यानी उसको न्यूट्रल कर देना, ठीक है। तो ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इन लिवर सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहां पर आप देखेंगे SER, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो स्मूथ, हाँ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन the synthesis of the fats, lipids। very good, very good, लिपिड्स या फैट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, लिपिड्स या फैट्स के सिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, rough endoplasmic reticulum, helps in the synthesis of protein। यस सर। ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का ये एक फंक्शन हो गया, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोगों ने फंक्शन देखा। अब हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश हुआ। नाउ अब हम लोग इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है आई थिंक, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया तो बचा हुआ है ना?
Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया शायद मैंने discuss नहीं किया था, चलिए तब उसी को कर लेते हैं हम लोग। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। और सर राइबोसोम्स। हाँ, उसके बाद हम कर देते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया कर ले लीजिए, वो छूट गया था वो। यस। Our next topic is mitochondria। इसके बारे में कुछ बताएंगे आदित्य? सर पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। और चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक तो आपने बताया पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब पावर देता है एटीपी कैसे? के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ बताएंगे इस पर? चलिए। और सर सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस करता है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जब आते हैं तो इट इज प्रेजेंट in the eukaryotic cells while in while in the prokaryotes RBC it is absent। अब समझ में आया? ये Yes, यूकैरियोटिक प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, लेकिन ये एब्सेंट है कहां पर? प्रोकैरियोट्स में। आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। यस। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम इसके और इंट्रोडक्शन में आते हैं, डिटेल्स में। तो सबसे पहले कॉलिकर, ये साइंटिस्ट का नाम। कॉलिकर जो है, कॉलिकर सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। कॉलिकर फर्स्ट ऑब्जर्व इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट्स के मसल्स में सबसे पहले डिस्कवर किए थे, ऑब्जर्व किए थे ये, ठीक है। Yes, इसके बाद आफ्टर दिस नेक्स्ट है फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन। ये दो साइंटिस्ट का नाम था, फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन। ये दोनों साइंटिस्ट मिलके, ये फ्लेमिंग और ऑल्टमैन, गिवन द टर्म, ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, ये दोनों मिलके एक टर्म दिए। इस टर्म को क्या बोले हम लोग? दिस इज कॉल्ड बायोप्लास्ट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी बोलते हैं। किस कौन साइंटिस्ट बताए? ये दोनों साइंटिस्ट Fleming। मिलके बायोप्लास्ट टर्म, हाँ, फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन जो है ये प्रपोज किए। अब Yes। आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेंडा। बेंडा नाम के साइंटिस्ट ये जो थे, proposed the term
माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है सबसे पहले कौन दिए थे? बेंजा नाम के साइंटिस्ट। यस सर। ठीक है, चल अब नेक्स्ट में। सर हेलो, हाँ आदित्य। सर ये सब आएंगे, याद करने पड़ेंगे इनको। देखिए, जो क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखें, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा बहुत आप याद जरूरी है, रख सकते हैं, लेकिन हाँ अब उतने डिटेल में तो नहीं है, पहले जैसा आता था अब उतने तो नहीं देखा जाता है डिटेल। अब जैसे मान लीजिए देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कौन दिए, तो बेंडर। यस। बायोप्लास्ट कौन दिए, ये सब नहीं अब आता है। अब जैसे देखिए हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल नाम के साइंटिस्ट, तो मेंडल नाम के साइंटिस्ट जो थे वो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, वो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसमें क्या होता है कि उसके बारे में हिस्टोरिकल डिटेल्स दिया जाता है। अच्छी बात है कि मेंडल जो है एक चर्च में थे, उनके फादर जो प्रीस्ट थे। मेंडल जो है मैथमेटिशियन थे, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो तो ठीक है। अब मेंडल के कितने भाई बहन थे, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, कितना था, कहने का मतलब समझ रहे हैं? यस सर। पूरे खानदान के डिटेल्स, वो खानदान के डिटेल्स में नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट क्या है। मेंडल अच्छा आदमी था या खराब आदमी था, बाय नेचर बिहेवियर ठीक नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो खैर ये it depends upon the way of the study. Again I will repeat, my target is to make strong to all of you for NEET exams. मेरा टारगेट नीट एग्जाम्स की तैयारी है, ना तो मुझे आप लोगों को अल्बर्ट आइंस्टीन बनाना है, ना मुझे आप लोगों को न्यूटन बनाना है, ना मुझे आप लोगों को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बनाना है। मतलब समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अगर यदि आपको इनकेस बनने की जरूरत होगी, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत बनिए, लेकिन अगर आपको रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करनी है तब आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आप बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, जो करना है कीजिए, बट मेडिकल की तैयारी मत कीजिए। बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। अगर मेडिकल एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस जो है 12th बोर्ड पर बेस्ड होता है, 12th 11th 12th के सिलेबस पर। और हम लोग सभी जानते हैं 11th 12th का सिलेबस का मतलब हुआ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यस सर। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, सबसे पहले। इसके बाद जब आपको समय मिलेगा या जरूरत पड़ा तो आप रेफरेंस के लिए अदर किताब को देख सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी क्या होगा? एनसीईआरटी। सेकेंडरी में आप जो किताब देखना है देखिए, कोई प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल एक्स वाई जेड जो भी है देखिए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को देखिए। यही बात कल हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था कि 100% क्वेश्चंस में नीट में बायोलॉजी का हम एग्जांपल लें अगर, तो बायोलॉजी में 100% क्वेश्चंस में मोर देन 95% क्वेश्चन, मोर देन 95, बिलो 95 नहीं, मोर देन 95। वो 96 भी होगा, 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। तो मोर देन 95% क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये हम गलत बोल रहे हैं या सही बता रहे हैं, आई डोंट नो। आपके पास नीट एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक अगर होगा प्रीवियस ईयर्स का, आप 30-40 साल के क्वेश्चन को देखिए, 30 इयर्स 40 इयर्स के क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा आई एम राइट
और आई एम रॉन्ग। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चा को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी बाद में पढ़ो, मत पढ़ो, सबसे पहले मोटी मोटी किताब पढ़ो, बड़ा बड़ा स्टडी मटेरियल पढ़ो, वॉल्यूमिनस किताब पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, एक्स वाई जेड। तो भैया कुछ भी पढ़ो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन पहले एनसीईआरटी को तो पढ़ो पहले। यस सर। 95% क्वेश्चन से ज्यादा आपका एनसीईआरटी से आता है, तो जाहिर सी बात है तो एनसीईआरटी पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। सिलेक्शन अगर होगा आदित्य, अगर नीट एग्जाम्स की बात करें तो आप ऐसे समझिए बाबू कि 100% को अगर हम तोड़ते हैं दो पार्ट में, एक 95% जो एनसीईआरटी से आता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से डायरेक्टली, यस और सर। दूसरा है 5%। हालांकि ये हम ज्यादा बोल दिए 5%, ये हम बोल सकते हैं 1 to 5%। यस सर। तो ये जो 5% है इसमें आपका सिलेक्शन होगा बीच में, या ये 95% जो है इसमें आपका सिलेक्शन होगा बीच में? 95%। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर नीट और आईआईटी का अगर कोई टॉप करता है, 720 मार्क्स का नीट एग्जाम होता है टोटल। यस सर। क्या अभी तक में कोई भी बच्चा 720 में 720 लाया है? हाँ सर, एक किसी लाया था एक? शायद। इम्पॉसिबल। सर एक लाया था। 720 में 720? हाँ सर, गूगल में बता रहा था। हो सकता है तब हमको जानकारी ना हो, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है। हम ये मान सकते यस। हैं, हम नीट की बात कर रहे हैं, हम नीट मेडिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं, यस सर। हम आईआईटी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मे भी लाए होंगे, बिल्कुल लाए होंगे, 100 में 100 लाते हैं बच्चे। तो अब बात आता है कि अगर मान लीजिए 100 में 100 भी लाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आज, ठीक है, यस सर। 720 में 720 लाए, तो ये बताइए अगर ये 720 को हम देखें तो वैसे भी मेरे लिए पहले मेजर पार्ट क्या है? 95। यस सर। मेजर पार्ट ये है, माइनर पार्ट ये हुआ, तो पहले मेजर को ना स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन होता क्या है, उल्टा कर दिया जाता है, 5% को बना दिया जाता है 95%, और जो 95% से बच्चे को पढ़ना चाहिए वो हो जाता है 5%। यस सर। ओके। डर वाली यस सर। पढ़ाई, टेंशन वाली यस। पढ़ाई, यही होता है। सो रिलैक्स होकर पढ़िए। वैसे यस हम सर। 95% बहुत कम बोल दिए, एक्चुअल में हम पिछले साल का नीट का क्वेश्चन पेपर देखें तो 90 क्वेश्चंस में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। पिछले साल की बात बता रहे हैं, 2020 का क्वेश्चन आप देखिए, यस सर। एक सिंगल क्वेश्चन भी आउटसाइड से नहीं है। यस उससे सर। पिछले साल 2019 की अगर हम बात करें तो 90 में 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बायोलॉजी में। यस सर। और उससे पहले जाते हैं 2018 का, तो 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, सिर्फ 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था। यस सर। फिर भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि सर वो 5। हाँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं की पढ़ता। क्लास 11th में एक किताब है और क्लास 12th में भी एक किताब है, यानी 2 किताब उसको पढ़ना है। यस। तो एनसीईआरटी का 2 किताब वो 11th 12th 2 इयर्स में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। यस सर। यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। तो इसको जब तक यस। बच्चा समझेगा नहीं तब तक कैसे होगा? यस सर। देखिए आप बोले कि हाँ 720 में 720 नंबर लाया, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन क्या हर बार लाता है कोई? हर नो साल सर। लाता है कोई? इम्पॉसिबल, हर नो साल सर। कोई नहीं ला सकता। यस सर। यस। डिफर कर सकता हूं। हम ये बोल सकते हैं 720 नंबर में 720 में 719 ला सकता है, हम मान सकते हैं,
यस सर। 718 भी ला सकता है, लेकिन ईच Yes. एंड एवरी ईयर सर सर माइक और वो वीडियो बंद हो गया सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, वो एक कॉल आ गया था। चलिए ठीक है, तो इसको आगे पे जाने दीजिए। मेरे यस कहने सर। का मतलब ये है 720 लाते हैं बच्चे, डेफिनेटली लाते हैं, लेकिन हर साल तो नहीं ला सकता है ना। यस सर। किसी यस। साल हो सकता है 719 लाए, 718 भी लाए, तो ये अलग इश्यू है, ये अलग मैटर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया लेवल में अगर नीट में मान लीजिएगा 50,000 सीट है, अगर यस सर। 50,000 सीट है और 50,000 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या यस सभी सर। बच्चे को 720 नंबर आ जाएगा? नहीं सर। किसी को तो नहीं कम सर। ज्यादा होगा ना, हाँ सर। उस बेसिस पर ना रैंकिंग। यस ठीक। सर। तो आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, टारगेट तो है सिलेक्शन होना चाहिए और अच्छा रैंक आना चाहिए। यस सर। ठीक है? तो इसके लिए आपको पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज द बेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन हो गया। बेंडा नाम के साइंटिस्ट जो थे, ये टर्म दिए थे। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा शायद हमको बताना पड़े। सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया साइज, यस सर। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया is present in the yeast cell. फंगाई है ना, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। यस सर। सैक्रोमाइसिस फंगाई है। ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है ईस्ट में प्रेजेंट है। इसका मेजरमेंट है ये, और ये तो हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे लार्जेस्ट किसमें प्रेजेंट है? एंड लार्जेस्ट इज इन द oocytes ऑफ, जहां oocytes का मतलब हुआ एग सेल्स, रैना। ठीक है, ये एक फ्रॉग का ये है, स्पीशीज है, राइना पैपेंस। पाइपेंस। ठीक है, राइना पैपेंस में सबसे लार्जेस्ट साइज का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका मेजरमेंट है 1 माइक्रोन। यस सर। ठीक है। तो ये वाना पाइपेंस के एग में। हाँ, एग में, एग में नहीं, उसका जो एग सेल है। यस सर। यस एग सेल, एग तो एक सिंगल सेल का होता है ना, स्पर्म यस सर। सेल सिंगल सेल, एग सेल भी सिंगल सेल है। तो जो एग सेल है उसमें सबसे लार्जेस्ट साइज का माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये किसमें है? राना पाइपेंस। ठीक है। इसके बाद इसको जरा मिटा दे। अच्छा, यहाँ एक और बात, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे लीस्ट नंबर अगर हम लोग बात करें, सिंगल 1 माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। वैसे तो हम लोग जैसे किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वैरी करता है, ज्यादा होता है, बट अभी हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है।
Yes, sir. सबसे मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है अमीबा। एक प्रोटोजोआ है अमीबा, ये आप लोग जानते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अमीबा प्लियोमिक्स, ये जो है हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट भी होता है, ठीक है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है या एक ही होता है, Yes, sir. अगर सिंगल होगा या क्या बोलते हैं एब्सेंट भी हो सकता है, Yes. ठीक है। इसी तरह से एक है माइक्रोस्पोरेडिया और गियर्डिया, ये भी एक प्रोटोजोवन है जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, ठीक है। Yes. तो ये हो गया इसके प्रोडक्शन में। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में जब हम लोग आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके स्ट्रक्चर में जब आए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको ड्रॉ भी कर लो आगे, अच्छा रहेगा बाबू, स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत होगी। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ओवल शेप, एलिप्सॉइडल या डिस्क शेप है, ठीक है। नाउ इट कंटेन्स द मेम्ब्रेन। सबसे पहले अगेन हम बताएंगे, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन, ओके। Yes, अब sir. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, दिस वन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है यहाँ पर, Yes, sir. इस तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी, ओके। Yes, sir. नाउ ये हो गया इसका ग्राउंड सब्सटेंस माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और हम लोग इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, Yes, sir. है ना, स्ट्रोमा और Yes, sir. मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्टिकल ऑफ राइबोसोम। ये हो गया राइबोसोम। अब ये राइबोसोम जो है इसका टाइप क्या है, इट इज 70S, Yes. ठीक है। अब यहां पर राइबोसोम्स है, ये स्ट्रोमा हो गया, दिस वन ग्राउंड सब्सटेंस। इसके अलावा इसमें और भी कुछ प्रेजेंट है, दैट इज ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज DNA. डबल, हाँ वेरी गुड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये बेसिकली सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए इसको ड्रॉ हो गया, मिटा दें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है पार्ट, इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद और भी कुछ ड्रॉ करना है, वो हम लोग देख ले जरा। देखिए,
नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस वन क्रिस्टी। इस वन क्रिस्टी का हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर में आते हैं। यस ठीक है, तो ये जो क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर इस तरह से। ये डोम शेप है, इस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है। यस और ये जो क्रिस्टी है, दिस इज द क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरह से स्मॉल पार्टिकल्स ये ऐसे प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं? यस तो ये हो गया क्रिस्टी। ठीक है, दिस इज यस यस सर क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी में आप देखेंगे कि ये स्मॉल पार्टिकल जो है ये प्रेजेंट है, दिस वन। ओके, अब इस पार्टिकल को भी हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर पार्टिकल। तो अब ये जो पार्टिकल है, इसका नाम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और इसका और भी कुछ नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स। इसको हम लोग फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम था, फर्नांडिस एंड मॉरन। ठीक है, तो ये फर्नांडिस मॉरन पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री भी बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल। यस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको मिटा दे नाम सब जो है। यस यस इसका और भी कुछ नाम है, थोड़ा वो भी बता दे, क्या पता वो एग्जाम्स में आ जाए। इसका और भी एक नाम है, वी कॉल्ड इट F1 पार्टिकल्स। ठीक है, या हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। क्या बोले आदित्य? ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम्स, जैसे लाइसोसोम। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीजोम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन पर्टिकुलर पार्टिकल है, इस पार्टिकल के हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो भाई इस पार्टिकल में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्ट हैं, जरा इसको भी हम लोग देख ले। दिस पार्टिकल कंटेन्स द डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें पार्ट्स क्या क्या है? एक ये राउंडेड पार्ट, उसके बाद ये पार्ट है, ये मैंने ड्रॉ किया है। देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर राउंडेड है, दिस इज कॉल्ड हेड। दिस इज कॉल्ड हेड। और ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टॉल्क, या हम लोग इसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड हेड और फिलामेंट। और ये जो नीचे का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बेस। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? F1 पार्टिकल का पार्ट्स क्या क्या है? हेड, स्टॉल्क, या हम लोग इसको बेस भी बोलते हैं, और सॉरी फिलामेंट भी बोलते हैं। और ये हो गया बेस। बेस, स्टॉल, हेड, ये तीन पार्ट है।
अब Yes, जो ये 3 पार्ट है को हम लोग डिनोट करते हैं, हेड को हम लोग F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। yes, sir. और ये जो स्टॉल्क है, दिस वन, इस स्टॉल्क को हम लोग F5 और F6 भी बोलते हैं। Yes, sir. इसी तरह से ये जो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं F0 या F0, ठीक है। Yes, sir. चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए आदित्य। हो गया सर।